हेलो गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। बायो-सावर्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट थोड़ा इजी भी टॉपिक है। इसको हम लोग आज देखते हैं, इसको खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाकी चीजों के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। सो बायो-सावर्ट लॉ के अंदर हम लोगों को सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ, ये जो बायो-सावर्ट लॉ है, बेसिकली ये वाला लॉ हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देता है एट अ सर्टेन पॉइंट विच इज अवे फ्रॉम अ स्मॉल करंट एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि पहले डायग्राम देख लो। डायग्राम देखो देखो, ये लेट अस सपोज एक छोटा सा कंडक्टर है, कोई वायर है जिसके अंदर से आई करंट जा रहा है, करंट आई इसमें से फ्लो हो रहा है। ये लेट अस सपोज अपन ने एक्स वाई कंडक्टर लेके रखा हुआ है। अच्छा, अभी इसके ऊपर ये वाले रीजन में, छोटे से इस रीजन में मैं एक लेंथ एलिमेंट ले लेता हूं, डीएल एक लेंथ एलिमेंट ले लेता हूं। इस डीएल एलिमेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट पी। दिस इज पॉइंट पी। तो ये उसकी तरफ एक डायरेक्टेड वेक्टर हो जाएगा। ये डायरेक्टेड वेक्टर है आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। अभी डीएल और आर के बीच में है एंगल थीटा। डीएल और आर के बीच में है एंगल थीटा। अच्छा, तो ये जो बायो-सावर्ट लॉ है, ये हम लोगों को बताता है कि अगर मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, वायर है, जिसके अंदर में करंट आई जा रहा है, तो इसकी वजह से, इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें इस पॉइंट पी के ऊपर निकालनी है और देखते हैं कि वायर के ऊपर भी क्या वैल्यू आती है। ये लॉ हमें वो कनेक्शन दे देगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले इस लॉ के अंदर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आईडीएल। ये जो आइडियल क्वांटिटी है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट बहुत ही छोटा करंट एलिमेंट है ये। सो डीएल लेंथ ये रही, डीएल लेंथ ये रही। इसके साथ में आप आई करंट मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा करंट एलिमेंट। अगर सिर्फ डीएल रखोगे, ओनली डीएल, तो वो रहेगा लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये लेंथ एलिमेंट है, बट आइडियल है तो करंट एलिमेंट है। अच्छा, अब बात आती है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, क्योंकि ये आइडियल जो है, देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन लगा के रखा हुआ है, तो अगर ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल जाएगा, बट डायरेक्शन क्या है। सो इसका जो डायरेक्शन है बच्चों, डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इटसेल्फ। करंट या फिर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा या फिर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा, वो डायरेक्शन आइडियल का होगा। सो आइडियल इज द करंट एलिमेंट। अच्छा, अभी इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग कि बायो-सावर्ट लॉ एक्चुअली में हम लोगों को क्या बताता है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं दैट इट डील्स विथ मैग्नेटिक फील्ड induction at a point P away from a small current element। तो एक छोटे से स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P के ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो ये बायो-सावर्ट लॉ हमको बताएगा। एंड प्योरली दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। बायो-सावर्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस लॉ को हमें दिया था, तो इसका ऐसा कुछ डेरिवेशन हम लोग नहीं कर सकते। सो प्योरली हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही बायो-सावर्ट लॉ को पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में बायो-सावर्ट ने ये चीजें देखी। ऑब्जर्वेशन में बायो-सावर्ट ने ये चीजें देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो
आइडियल एलिमेंट है, ये जो आइडियल करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डीबी। ये डीबी है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। उसने देखा दैट दिस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि यही डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। dB is directly proportional to I and dB is directly proportional to dl। फिर उसने ये भी देखा that dB is also proportional to sin theta and dB is inversely proportional to r square। dB is inversely proportional to r square। ये चीजें बायो-सावर्ट ने ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंटली, तो इट इज अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल लॉ। सो एक्सपेरिमेंटली उसे ये चीज पता चली एंड उसके बाद में उसने हमें एक फॉर्मूला दिया इसी के बेसिस पे, जो ये ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं उसी के बेसिस पे उसने हमें फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा देखो, ये सब चीजों को क्लब कर देते हैं हम लोग एक साथ में। क्लब करने के बाद क्या बनेगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I टाइम्स dl टाइम्स sin थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये चीजें हमें यहां से दिख रही हैं साफ साफ, ये ऑब्जर्वेशन में से हम लोगों को दिख रहा है। सो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा कि तो आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसके अंदर ये जो कांस्टेंट k है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बच्चों, ये डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। सबसे पहली चीज है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपन ने क्या यूज करके रखा हुआ है, एंड दूसरा मीडियम, मीडियम बिटवीन पॉइंट P एंड करंट एलिमेंट। मीडियम बिटवीन पॉइंट P एंड करंट एलिमेंट, इसके ऊपर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड करेगा। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो वैल्यू हमें मिलती है फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे। फ्री स्पेस के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k की वैल्यू आती है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जब आप SI यूनिट्स यूज कर रहे हो तो, और k की वैल्यू आती है 1 जब आप CGS यूनिट्स यूज कर रहे हो। ये दो चीजें हैं इसके अंदर। सो अगर हमने SI यूनिट्स यूज किया एंड मीडियम अपने पास फ्री स्पेस है तो k की वैल्यू हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, वो भी मैं आपको वैल्यू दूंगा अभी। एंड k इज इक्वल टू 1 रहेगा इफ वी आर यूजिंग CGS यूनिट्स। तो ये जो फॉर्मूला है अपना इक्वेशन नंबर 1, वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी, यहां पर देखो ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी। अभी मैं लेफ्ट साइड वाला मिटा देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है। सो ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा देखो, फॉर्मूला क्या बनेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, मैं ऐसा यूनिट्स में लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r square। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2। इसी को अगर हमें इसी चीज को अगर हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म में सेम इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। या तो ऐसे लिख लो या फिर इसमें से वेक्टर साइन हटा के सिंपल r क्यूब लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो बात एक ही बन जाएगी यहाँ पर। सो वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 3, लिख लो इसको इक्वेशन नंबर 3। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। अच्छा, ये तो था वेक्टर फॉर्म और ये था अपना छोटा सा फॉर्म। तो इसमें देखो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि कोई भी पॉइंट होगा, अगर पॉइंट P
which is at a certain distance r apart from the current element. स्मॉल करंट एलिमेंट है विच इज प्रैक्टिकली, एक्चुअली ये प्रैक्टिकली भी थोड़ा मुश्किल होता है इन सब चीजों को बनाना भी, ये सेटअप बनाना भी, बट स्टिल dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग इस करंट एलिमेंट से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इस करंट एलिमेंट से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे dB की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सो एज r इंक्रीजेस dB डिक्रीजेस, dB डिक्रीज होगा। R इंक्रीज करोगे तो dB डिक्रीज हो जाएगा, I इंक्रीज करोगे तो भी dB इंक्रीज हो जाएगा, अगर dl इंक्रीज करोगे तो भी इंक्रीज होगा। सो ये चीजों के ऊपर ये dB डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये तो था एक स्मॉल छोटे से एलिमेंट की वजह से। अगर मान लो आपको थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लेना है वायर का या कंडक्टर का, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, dB को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ μ0/4π I dl क्रॉस r अपॉन, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं r³ इंटीग्रेशन dl क्रॉस r अपॉन r³। इसको अगर ऊपर वाले फॉर्म में लिखना है तो ये देखो, ये वाला इस dB का इंटीग्रेशन हो जाएगा b, यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू μ0/4π, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया μ0/4π। अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं I dl क्रॉस r अपॉन r³। ये अपने पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दोनों हटो थोड़ा सा, ओके, ये चीज है। अब इसके ऊपर हम लोग अभी कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें ये बोलने की कोशिश कर रहा है। सो उठो, चलो उठो, उठो यहां से, चल देखते हैं। सो गया, फिर सो गया, मेरे पैरों पे आके सो गया। तो हम लोग बात करते हैं अभी थोड़ा सा, पहले k की बात कर लेते हैं। k की वैल्यू बच्चों मैंने आपको दी है, k इज इक्वल टू μ0/4π। अब बात आती है कि इसके अंदर μ0 क्या है सर। सो μ0 इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बच्चों हम लोग ऐसे समझ सकते हैं मोटे मोटे शब्दों में कि ये एक्चुअली में कोई भी मीडियम या कोई भी मटेरियल अपने अंदर से कितना मैग्नेटिज्म को पास होने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हाउ मच या कितना अमाउंट ये अपने अंदर से परमिट होने देता है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और एब्सोल्यूट जो ये वर्ड यूज किया है, ये हमने फ्री स्पेस से रिलेटेड यूज करा है, फ्री स्पेस से रिलेटेड यूज करा है। अगर आपको इसके बीच में कोई मीडियम दे देता है तो μ0 की जगह पे आप म्यू ही रख लोगे, जो कि उस मीडियम के लिए आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर। सो दिस इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू बच्चों, μ0 की वैल्यू, μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। ये इसकी वैल्यू आती है। μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। अच्छा, अब ये जो वेबर पर एम्पियर मीटर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि जब ये चैप्टर चल ही रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये 1 से 1 हटा देता हूं मैं इसके अंदर, ये 1 चीजें हटा देता हूं मैं, ये अंडरस्टूड है यहाँ पे। सो टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो मीटर स्क्वायर को मैं मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं। अभी ये जो WB/m है, इसको मैं अगर अलग निकालता हूं तो WB/m की वैल्यू आ जाएगी T इंटू m। इस T इंटू m को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आएगी μ0 की वैल्यू। सो μ0 अभी बन जाएगा अपने पास, μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर बन गया टेस्ला इंटू मीटर। सो टेस्ला इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, Tm अपॉन A, टेस्ला इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। ये μ0 की वैल्यू है। तो आपको जो गिवन रहेगा उसके बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। दोनों ही स्टैंडर्ड यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, दोनों एक ही बात है। ये यूनिट होती है मैग्नेटिक
फील्ड की। इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई करें, सेम फॉर्मूले को अगर हम लोग इस तरीके से लिखना चाहते हैं, इसी फॉर्मूले को हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। बच्चों याद करो, करंट डेंसिटी एक्चुअली में जे से हम लोग डिनोट करते थे, एंड जे करंट डेंसिटी यानी कि करंट की कितनी डेंसिटी है एक पर्टिकुलर रीजन में, विच मींस करंट आई कितना है वहां पर, टोटल करंट आई कितना है, एंड एरिया कितना है, एरिया कितना है। सो जे इज इक्वल टू आई बाई ए। अभी इसी को अगर मैं डीएल से ऊपर और डीएल से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी आई डीएल और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी एडीएल, आइडियल अपॉन एडीएल। बच्चों ये जो एडीएल है इसको हम लोग डीवी लिख सकते हैं, छोटा सा वॉल्यूम डेल्टा वी, डीवी लिख सकते हैं। भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, वही चीज तो हमने करी, v इज इक्वल टू एरिया अपने पास a था, लेंथ अपने पास dl है, तो a इंटू dl कर लिया, वहां पे मैंने dv लिख दिया, तो आइडियल अपॉन dv विच इज इक्वल टू j। तो यहां से बच्चों अपने पास आइडियल निकल के आता है j टाइम्स dv। इसको अभी आप फिलहाल रखो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन नंबर 5 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बनेगा, देखो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल साइन थीटा है ना, तो आइडियल की जगह पे रख दो आप जे डीवी, यानी कि करंट डेंसिटी डीवी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 के अंदर में अगर इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये वैल्यू बन जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आईडीएल क्रॉस आर की जगह पे मैं लिख सकता हूं j क्रॉस आर अपॉन j क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू डीवी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, सो j क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू डीवी। ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो जैसा भी आपको एग्जाम में दिया रहता है उसके बेसिस पे आप ये फॉर्मूलेस यूज कर सकते हो। इसका हम लोग सेम वेरिएशन देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का हम लोग सेम वेरिएशन देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा भी मॉडिफाई करेंगे। तो ये राइट साइड वाला मिटा रहा हूं मैं सिर्फ लिख लेता हूं ये वाला, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो बच्चों हम लोगों को एक चीज पता है दैट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, और अगर मैं छोटे टाइम की बात करता हूं तो dt, सो I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई dt। अभी इसी के अंदर इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं ऐसा करता हूं, देखो इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं ऐसा कर देता हूं, लेफ्ट साइड में भी dl से मल्टीप्लाई कर देता हूं और राइट साइड में भी dl से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये सो यहां पे बन जाएगा आइडियल और राइट साइड में बन गया q टाइम्स dl अपॉन dt। अब इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं q टाइम्स dl अपॉन dt, q टाइम्स dl अपॉन dt। अभी q टाइम्स ये dl अपॉन dt यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, dl अपॉन dt क्या बन जाएगा, ये v, q टाइम्स v। वेक्टर बना देते हैं इसको, क्या हो गया, वेक्टर बना देते हैं, ये लो ये आ गया। सो I टाइम्स dl इज इक्वल टू q टाइम्स v। इस चीज को हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें या इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या बनेगा यहां पर, सो dv इज इक्वल टू IDL की जगह पे बच्चों हमें यूज करना है q टाइम्स v, यानी कि बन जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू v क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यू। ये बन जाएगी अपने पास इक्वेशन। इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 7। इसको 7 मत लो, इसको 8 लिख लो और इसको लिख लो 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8।
सो अगर आपको कोई चार्ज के बेसिस पे कुछ देता है, चार्ज दे देता है, उसकी वेलोसिटी दे देता है एंड ये पॉजिटिव चार्ज दे देता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको करंट डेंसिटी देता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको वो डायरेक्टली करंट और लेंथ एलिमेंट देता है तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये जनरली हम लोग क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जनरली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे ध्यान रखना थीटा जो एंगल है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। सो लिख देता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल और आर के बीच का ये एंगल है, डीएल एंड आर इनके बीच का ये एंगल है। चलो इसका एक और वेरिएशन देख लेते हैं हम लोग, इसी इक्वेशन का हम लोग एक और वेरिएशन देख लेते हैं। एक वेरिएशन है हमारे पास, वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, H इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। बच्चों ये जो H है, इसका छोटा सा वेरिएशन हो जाएगा DH, इसका छोटा सा वेरिएशन हो जाएगा DH, और इसकी डेफिनेशन होती है दैट DH इज इक्वल टू dB डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, यानी कि H इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट। और कई कई जगह पे हम लोग B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, ये बहुत ही कॉमन है फॉर्मूला, ये आपने देखा होगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H आपने जरूर देखा होगा। तो DH इज इक्वल टू dB अपॉन म्यू नॉट हम लोग यूज कर रहे हैं। सो DH इज इक्वल टू dB अपॉन म्यू नॉट। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें से कोई भी dB की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन से उठा लो। लेट्स सपोज हम लोग उठा लेते हैं इजी वाली इक्वेशन उठा लेते हैं हम लोग, ऐसे मुश्किल वाली आप लोगों को करनी है। सो DH इज इक्वल टू dB की जगह पे हम लोग क्या लिख लें, dB की जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। dB की जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला यूज करते हैं। चलो सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर पे इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पहले dB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब, और नीचे यहां पर अपने पास 1 अपॉन म्यू नॉट है। तो ये म्यू नॉट से ये वाला म्यू नॉट कैंसिल हो गया, मिटा दो इसको। तो DH की वैल्यू आपके पास आ गई ये, DH की वैल्यू आपके पास आ गई ये, DH इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन। तो ये 3-4 वेरिएशंस थे जो हम लोगों को देखने थे, इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 9। ये था फाइनली बायो-सावर्ट लॉ। अभी इसके ऊपर बायो-सावर्ट लॉ से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो भी अभी आपको बता देता हूँ। बट फिलहाल हम लोग इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर था, कंडक्टर था, करंट कैरिंग वायर था, कंडक्टर था, उसके अंदर हम लोगों ने करंट फ्लो करवाया था, करंट था I, और उसका एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया था हम लोगों ने DL, और उसको अगर हम लोग I से मल्टीप्लाई कर देते तो अपने पास बन जाता IDL, एंड दैट IDL इज नोन एज करंट एलिमेंट। हमें फाइंड आउट करना था उस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू एट ए सर्टेन पॉइंट कितनी होगी, एंड दैट पॉइंट वाज टेकन टू बी P। सो जो पॉइंट P है और जो करंट एलिमेंट है, उन दोनों के बीच में एक वेक्टर बनेगा विच इज द पोजीशन वेक्टर, R वेक्टर। तो R वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में एंगल था थीटा। बायो-सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये चीजें ऑब्जर्व करी कि भैया ये जो dB है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट I, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ एलिमेंट DL, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन DL एंड R, एंड इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड करंट एलिमेंट, यानी कि R स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि देखो dB अगर प्रोपोर्शनल है तो इन सबको क्लब करेंगे, क्लब करने के बाद इज इक्वल टू साइन में अपने पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा, दैट मींस dB इज इक्वल टू k टाइम्स आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये k जो वैल्यू होती है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। किस किस चीज पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है कि भैया मीडियम क्या है, मीडियम क्या है पॉइंट P के बीच में और करंट एलिमेंट के बीच में मीडियम हम लोग क्या यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकेंडली ये डिपेंड करता है कि हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सी यूज कर रहे हैं। तो अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास SI यूनिट्स है
तो आप यूज करोगे k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस यूनिट्स में आते हैं तो आप k की वैल्यू यूज करोगे 1। इसके अंदर k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसा यूनिट्स में आता है। अब इसमें से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम लोगों ने देखी दैट म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। उसके बाद में हम लोगों ने ये चीजें निकाली, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, इसका वेक्टर फॉर्म लिखा, वेक्टर फॉर्म के बाद में हमने इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन में क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ सकता है तो बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, बाकी ये सारी चीजें इसके अंदर एज इट इज रहेगी। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा करंट डेंसिटी के वेरिएशन के बेसिस पे, इसी सेम फॉर्मूले का, ये जो 3 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये बड़े थोड़ा सा ज्यादा बड़े लेंथ के लिए, कंडक्टर वायर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ये छोटे एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। सो एनीवेज जो हम लोगों ने वेरिएशन देखा, इसके अंदर वेरिएशन क्या देखा कि ये जो करंट डेंसिटी है विच इज डिनोटेड बाय J एंड डिफाइंड एज J इज इक्वल टू I बाय A, उसके बेसिस में हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला सेम फॉर्म इस इक्वेशन से, या सेम फॉर्मूले से हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया और वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई J क्रॉस R अपॉन R क्यूब इनटू dV, where dV इज द वॉल्यूम। देखो मैं एक्चुअली क्या है, V को मैं वॉल्यूम और ये V वेलोसिटी के लिए होता है। अब ये V और V क्या है, एक साथ सेम हो जाते हैं, इसलिए क्या करना है, V जब वॉल्यूम वाला जो V है उसको मैं बीच में से स्लैश मार देता हूं। सो ये V वाला वॉल्यूम के लिए एंड ये जो V है वेलोसिटी के लिए। ऑल्सो एक और वेरिएशन अपन ने देखा चार्ज से रिलेटेड, दैट I इज इक्वल टू dq बाई dt। उसके बेसिस पर हमने आइडियल को सब्स्टिट्यूट कर दिया और आइडियल को सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने पास dV की वैल्यू ये आ गई है। फिर फाइनली हम लोगों ने देखा मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका डेफिनेशन ये है कि H इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट और B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। तो ये 3 वेरिएशंस है, 1 2 3। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएशन नंबर 1, वेरिएशन नंबर 2 एंड वेरिएशन नंबर 3। ये तीनों फॉर्मूले आप इक्वली यूज कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा आप वैसे इसको यूज करना है। तो बायो-सावर्ट लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फीचर है वो ये है दैट दिस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये लॉ वैलिड है सिर्फ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर एसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो ये लॉ उसके ऊपर वैलिड नहीं होगा, ये लॉ उसके ऊपर वैलिड नहीं होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर जो इस बायो-सावर्ट लॉ का है वो ये है दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली टू स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। So it is applicable only to small length of current carrying conductor या conductor carrying current, उसके लिए ये वैलिड है। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर देख लो दैट इट कैन नॉट बी इजीली वेरीफाइड। इट कैन नॉट बी इजीली वेरीफाइड, इसको इजीली हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते बिकॉज इतना छोटा सा करंट एलिमेंट निकालना और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, प्रैक्टिकली मेजर कर पाना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इजीली हम इस लॉ को वेरीफाई नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस है, दीज आर नोन एज प्रैक्टिकल लिमिटेशंस गाइस, इसको हम लोग प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी बोलते हैं। चलो इसको हम लोग ओके फाइन। अब इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपने नोटिस भी किया होगा दैट इट इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ। याद करो कूलम्स लॉ को जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लगभग वैसा ही कुछ लॉ है बट इट इज रिलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। सो दिस इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखो। बात तो हम लोगों ने कर ली dB, बट dB का डायरेक्शन क्या है? ये जो dB है, हर बार हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या देखा, हर बार अपने पास dl क्रॉस r आ रहा है, विच मीन्स dB is perpendicular to both dl and r। dB is perpendicular to both dl and r, and
you guys already know how to find out the cross product of dl and r or cross product of any two vector quantities. उसके बेसिस पे आप db का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. सो लेट्स सपोज अगर अपने पास dl एलिमेंट इधर है, r एलिमेंट इधर है, दिस इज r, दिस इज dl, और अगर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद में आपको db का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल db का डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे राइट हैंड थंब रूल से, जिसको हम लोग कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं. तो dl की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को ले लो और कर्ल करो r की तरफ ऐसे करके. तो जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगी db की या b की. तो अभी देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अगर dl इधर है, पहले मैंने dl की तरफ दिखाया, r की तरफ फिंगर्स कर्ल किए, मेरा थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो b का डायरेक्शन अंदर की तरफ है. सेम अगर कुछ ऐसा होता, कि dl वेक्टर इधर होता, r वेक्टर उधर होता, तो dl से r की तरफ ऐसे करके अपने फिंगर्स को कर्ल करो और थंब का डायरेक्शन पॉइंट करेगा b का डायरेक्शन, विच विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी कि बोर्ड से बाहर वो आ रहा होगा, बोर्ड से बाहर आ रहा होगा. ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इस बायो-सावर्ट लॉ के अंदर, कि जब भी कोई पॉइंट P, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ, अगर वो कंडक्टर के ऊपर ही है तो, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ, देन व्हाट विल हैपन, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ऑब्वियस सी बात है भाई, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा उस पॉइंट पे. अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन 0 क्या होता है, 0. साइन 0 है, दैट मींस b की वैल्यू भी 0 आ जाएगी उस पॉइंट के ऊपर. इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई पॉइंट P लेते हैं कंडक्टर वायर के ऊपर इटसेल्फ, तो उस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी ही नहीं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. इसका मतलब कि वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक, उस वायर के ऊपर मटेरियल में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा आपको, उसके बाहर मिल रहा है, उसका इफेक्ट आपको उसके बाहर मिल रहा है. ये इस लाइन का मीनिंग है. ओके, और क्या है, अच्छा और इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं छोटे मोटे पॉइंट, केसेस देख लेते हैं कि db की वैल्यू 0 कब होगी, when theta is equal to 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, बिकॉज sin 0 is 0, sin 180 is also 0. 8 पॉइंट देख लेते हैं, db की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, db की वैल्यू मैक्सिमम होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, जो कि हम लोगों को फॉर्मूला